उस पार जाना होगा, वरना ये पेड़ हमें मार डालेंगे। अरे पर जाएंगे कैसे? सामने नदी है और पीछे ये पेड़। कूदो जल्दी, नहीं तो यही मारे जाएंगे। पेड़ की टहनियां उनके ऊपर पड़ने ही वाली थी। इतने में तीनों नदी में कूद गए, पर ठंडा पानी अचानक बदलने लगा, लहरें जमने लगी और देखते देखते नदी की सतह पर चमकदार परत बन गई, जो धीरे धीरे पत्थर जैसी मजबूत होती चली गई। अब वो नदी में डूबे नहीं बल्कि खड़े थे। कई सदियों से काल वंश एक भयानक श्राप से ग्रस्त था। हर 22 वर्ष में जो भी राजा बनेगा उसकी मृत्यु तय है। इस बार राजा विक्रम मात्र 20 वर्ष के हैं और उन्हें अपने भाग्य की ये रेखा स्वीकार नहीं। उन्हें पता है उस श्राप से मुक्ति केवल अमृत कुंड के जल से ही संभव है, जो अब तक सिर्फ कथा समझा जाता था। लेकिन राजगुरु एक रहस्यमयी और खतरनाक तांत्रिक ने दावा किया कि उसने उस कुंड तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया है। हमारे खानदान से ये श्राप तभी मिटेगा जब हम उस अमृत कुंड तक पहुंचेंगे। महाराज, इस काल वंश की कई पीढ़ियों ने उस कुंड की खोज में प्राण गंवाए, पर कोई सफल न हो सका। लेकिन इस बार भाग्य हम पर मेहरबान है। मैंने उस दिव्य कुंड तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है महाराज। अब ये श्राप नष्ट होगा। क्या ये सच है? जी महाराज, ये सच है। अब समय आ गया है कालवंश को मृत्यु के चक्र से मुक्त करने का। राजगुरु, तो कैसे हम अमृत कुंड तक पहुंचेंगे ये बताइए ना। देखिए महाराज, कई पुराने चक्र को मिलाकर मैंने एक नक्शा तैयार किया है। हम उस रास्ते से निकलेंगे। हाँ, पर अमृत कुंड के द्वार तब तक नहीं खुलेंगे जब तक हमारे पास वो दिव्य मुकुट ना हो महाराज। वो मुकुट इस पृथ्वी की पश्चिम दिशा में छिपा हुआ है और उसे पाना आसान नहीं होगा। अरे तो देरी किस बात की, अभी सफर को चलो। लेकिन कुछ देर के मौन के बाद राजगुरु ने एक बात और कही। महाराज, इस यात्रा के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसे प्राचीन नक्शों और लिपियों को पढ़ने का ज्ञान हो। ऐसा कोई व्यक्ति है इस राज्य में? जी हाँ महाराज, एक ही व्यक्ति है, भीमा। भीमा उस राज्य का एक किसान था। बचपन में माता पिता को युद्ध में खोने के बाद उसने मंदिरों और खंडहरों के बीच अपना जीवन बिताया। उसे पुरानी लिपियां पढ़ने और नक्शों को समझने की बेहद परख है। सुबह की पहली किरणों के साथ ही एक नई यात्रा की नींव रखी जा रही थी। अमृत कुंड तक पहुंचने की वो यात्रा जो शायद काल वंश के भाग्य को बदलने वाली थी। तभी राजगुरु ने दरबार में सेवक से कहा, महाराज, भीमा आ चुका है। कुछ देर बाद दरवाजे खुले। धूल से सना साधारण कपड़ों में लिपटा भीमा अंदर आया। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ भीमा, हमने सुना है कि तुझे पुरानी लिपियों को समझने और नक्शों को पढ़ने का ज्ञान है। जी महाराज, लेकिन थोड़ा बहुत। अरे भीमा, हमारे लिए काफी होगा। राजा विक्रम उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उन्होंने धीरे से सिंहासन की सीढ़ियों से नीचे उतरकर भीमा के सामने जाकर कहा, भीमा, हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां से अब तक कोई जीवित नहीं लौटा है। पर अगर हम सफल हुए तो न केवल ये श्राप मिटेगा बल्कि ये कालवंश सदा के लिए मृत्यु से मुक्त हो जाएगा। पर महाराज, इसमें मेरा क्या लाभ है? मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, युद्धों में निपुण नहीं, ना ही किसी की दौलत का लोभी। राजगुरु उसकी ओर देखने लगे, पर राजा विक्रम ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। देख भीमा, तेरा प्रश्न उचित है, लेकिन अगर तू हमें उस मुकुट तक पहुंचा देता है तो मैं तुझे इस राज्य का मंत्री बनाऊंगा। तेरे शब्द इस दरबार में उतने ही प्रभावी होंगे जितने मेरे हैं, और किसानों पर जो भारी कर लगाया गया है उसे तू अपने आदेश से समाप्त कर सकेगा। कुछ क्षणों तक भीमा मौन खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपने खेतों की याद
अपने गांव के लोगों की तकलीफें घूमने लगी। ठीक है, अगर मैं इस राज्य के किसानों का बोझ हल्का कर सकता हूँ तो मैं चलने को तैयार हूँ महाराज। ठीक है, तो तय रहा। अब तू हमारे साथ इस यात्रा का साथी है भीमा। राजगुरु ने एक ताम्र पत्र निकाला जिस पर प्राचीन प्रतीक उकेरे थे। ये रहा वो नक्शा। पश्चिम दिशा के पर्वतों के पार, जहाँ सूर्य अस्त होते ही रास्ता बदल जाता है, वहीं छिपा है वो दिव्य मुकुट। भीमा ने नक्शे को ध्यान से देखा। कुछ चिन्ह उसे पहचान में आए, कुछ नहीं। तीनों अपने अपने घोड़े पर सवार थे। जाने से पहले राजा विक्रम ने अंतिम बार अपने महल की ओर देखा। उस महल की दीवारों में सदियों का श्राप बंद था और आज वे उसे तोड़ने निकल पड़े थे। चलो उस मुकुट की ओर जहां से हमारी मुक्ति शुरू होगी। याद रहे महाराज, मुकुट को पाने से पहले कई भ्रम, कई माया हमारा रास्ता रोकेंगी। तो फिर चलते हैं। तीनों के घोड़े गर्जना करते हुए आगे बढ़े। यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जहां मृत्यु सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि साथी थी। सूरज अब ढलने लगा था। पश्चिम दिशा में नीले बादलों के पीछे सुनहरी किरणें दम तोड़ रही थी। तीनों घोड़े पथरीली राहों पर दौड़ रहे थे। राजा विक्रम, राजगुरु और उनके साथ चल रहा था भीमा। महाराज, ये वही दिशा है जो नक्शे में बताई गई थी, पर यहाँ से आगे का रास्ता तो अंधकारमय है। राजगुरु, डर से नहीं, भाग्य से लड़ने निकले हैं हम। आगे बढ़ो। घोड़े अब पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए एक संकरी घाटी की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर काई से ढकी चट्टानों के बीच एक विशाल गुफा थी, काली, शांत और भीतर से आती हुई एक अजीब सी फुफकारती आवाज भीतर से आ रही थी। महाराज, यही है वो गुफा। नक्शे के मुताबिक हमें इसी के पार जाना होगा। तो चलो भीतर। तीनों मशाल जलाते हैं और गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। गुफा की दीवारों पर नमी थी, पानी की बूंदें ऊपर से टपक रही थी। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। अचानक, महाराज, ये दीवारें तो हिल रही हैं। मशाल की रोशनी में दीवारों की दरारों से दर्जनों सांप रेंगते हुए बाहर आने लगे थे। सैकड़ों सांप, छोटे, बड़े, काले, हरे, सब गुफा की चारों दिशाओं से आने लगे। वो जमीन पर, छत से और दीवारों के बीच से फिसलते हुए तीनों के चारों ओर घेरा बनाने लगे। पीछे हटो। विक्रम अपनी तलवार से कुछ सांपों को काटता है, पर गिनती बढ़ती जाती है। आगे का रास्ता बंद है महाराज, पत्थरों से ढका हुआ है। रुकिए, यहाँ कुछ चिन्ह है। ये इसका क्या मतलब? मतलब गुफा का असली द्वार वही है जहाँ से ये सांप निकल रहे हैं। भीमा चारों ओर नजर दौड़ाता है। मशाल की रोशनी में उसे पीछे की एक दीवार दिखती है जहाँ सांप सबसे ज्यादा जमा हो रहे थे। वो तेजी से उस ओर भागता है और दीवार पर हाथ फेरते हुए एक ढीला पत्थर ढूंढ निकालता है। यहाँ है रास्ता, पीछे हटिए। वो पत्थर को जोर से ढकेलता है। घुर जैसी आवाज के साथ दीवार के भीतर एक गुप्त द्वार खुलता है। जल्दी करो। सांप अब मानो उस द्वार की रक्षा कर रहे थे, पर जब पत्थर खिसका तो वो सब धीरे धीरे हटने लगे, जैसे किसी आदेश का पालन कर रहे हों। चलो, इससे पहले कि द्वार फिर से बंद हो जाए। तीनों मशाल उठाते हैं और गुप्त द्वार के भीतर प्रवेश करते हैं। इतने में गुफा का द्वार पीछे से अपने आप बंद हो जाता है। गुप्त द्वार से निकलकर रास्ता और भी संकरा और पेड़ों से घिरा हुआ हो गया। भीमा नक्शे की ओर इशारा करता है। अगला पड़ाव था तिलिस्मी घाटी।
अब हमें तिलस्मी घाटी की तरफ जाना है। नक्शे के अनुसार वहीं मुकुट के निशान दिख रहे हैं। ठीक है, पर हमें सावधानी से चलना होगा। इस घाटी के बारे में कई कहानियां हैं। कहानी छोड़ो, हमें आगे बढ़ना है। तीनों घने जंगल से निकलकर एक चौड़ी घाटी में पहुंचे। घाटी की मिट्टी चमक रही थी, जैसे धरती के भीतर किसी खजाने की आभा बाहर आ रही हो। हवा में खमाखम कसैला सुरूर था और हर कदम के साथ उनके कदमों के नीचे पत्थरों की खनक गूंज रही थी। घाटी के बीचों बीच बिखरे हुए थे हीरे मोती, लौह से झिलमिलाने वाले सिक्के और चांदी की मूर्तियां, मानो किसी प्राचीन खजाने का हिस्सा जमीन पर बिखरा पड़ा हो। ये तो बड़ा अनमोल है। ये कितनी दौलत! महाराज, इसे छोड़ देना चाहिए। नक्शा कहता है सीधा आगे बढ़ो। पर राजगुरु के चेहरे पर लालच की आग अब बुझने को नहीं थी। उसने धीरे से एक चमकता सिक्का उठाया। वह सिक्का प्राचीन थीमों से सजा हुआ था और उसकी सतह पर अजीब निशान नाच रहे थे। अरे, इतना धन, इतनी ताकत! पर जैसे ही उसने सिक्का हाथ में लिया, घाटी की हवा बदल गई। आसपास के पेड़ अचानक जिंदगी से भर उठे। उनकी जड़ें हिलने लगी, टहनियां मनुष्यों की तरह मुड़ने लगी, पत्ते काटने वाली धारें बन गए। पेड़ों मानो सैनिक बनकर उठ खड़े हुए थे। अरे, ये पेड़ जिंदा कैसे हो गए? राजगुरु, सिक्का फेंको जल्दी। पर राजगुरु लालच में ऐसे सम्मोहित था कि उसने सिक्का कसकर पकड़ रखा था। पेड़ों की टहनियां बढ़ती, शाखाएं जैसे तीर बनकर उनके ऊपर टूटने लगी। पेड़ एक दूसरे को गढ़ते हुए उन पर हमला कर रहे थे, घातक औजारों की तरह। पीछे हटो, शाखाएं काट रही हैं। तीनों घोड़े जोर से दौड़े, पर पेड़ों ने रास्ता काट दिया। चारों तरफ जाल बन चुका था। पेड़ों से निकलती बेलों ने उन्हें घेर रखा था। तीनों दबाव में आ गए थे। उस क्षण राजगुरु को जैसे होश आया। उसने सिक्का नादानपन से फेंका, पर घाटी का क्रोध कम नहीं हुआ। पेड़ फिर नरम नहीं हुए और उन लोग को मारने आगे की ओर आने लगे। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्द से जल्द। पेड़ों के बीच से बचते बचाते जैसे तैसे निकलने के बाद उनके सामने एक नदी बह रही थी। नदी चौड़ी थी और उसके पार दूर एक रास्ता सा दिख रहा था, जैसे कोई दरवाजा खुला हो। उस पार जाना होगा, वरना ये पेड़ हमें मार डालेंगे। अरे, पर जाएंगे कैसे? सामने नदी है और पीछे ये पेड़। कूदो जल्दी, नहीं तो यही मारे जाएंगे। पेड़ की टहनियां उनके ऊपर पड़ने ही वाली थी। इतने में तीनों नदी में कूद गए, पर ठंडा पानी अचानक बदलने लगा। लहरें जमने लगी और देखते देखते नदी की सतह पर चमकदार परत बन गई, जो धीरे धीरे पत्थर जैसी मजबूत होती चली गई। अब वो नदी में डूबे नहीं, बल्कि खड़े थे। अरे, क्या हो रहा है? ये तो ठोस बन रही है। अरे, किस्मत अच्छी है, जल्दी पार करो। बर्फ की भांति जमी हुई नदी के ऊपर से तीनों भागते हुए उस पार चले गए थे और जैसे ही वो जमीन पर टिके, नदी ने फिर से तरल रूप लिया। जल ने लौटकर बहना शुरू किया। ओह भगवान, तुम्हारा शुक्र है, बच गए। तीनों नदी को पार करते हैं और एक चैन की सांस लेते हैं। रात बीतने को थी, पर तीनों के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब वो मुकुट पास है? पर दूर देखने पर घाटी के पार धुंध के बीच एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति खड़ी थी, जिसके सिर पर मुकुट जैसा आकार दिखाई दे रहा था। महाराज, यही वो स्थान है, नक्शे का आखिरी चिन्ह। यहीं कहीं वो मुकुट छिपा है। इस बार कोई लालच नहीं, बस लक्ष्य तक पहुंचना है। राजगुरु, कभी कभी लक्ष्य खुद को छिपाने के लिए भ्रम रचता है, सतर्क रहना। तीनों धीरे धीरे उस मूर्ति के पास पहुंचे।
पास जाकर उन्होंने देखा मूर्ति की आंखें बंद थी, पर उसके चारों ओर जमीन पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। भीमा ने झुककर देखा, उन प्रतीकों का अर्थ किसी संरक्षण मंत्र जैसा था। यत्र अमृतम तत्र न मरणम, यानी जहाँ अमृत है वहाँ मृत्यु का वास नहीं। हैं? तो ये स्थान अमृत कुंड के द्वार की चौखट है। हाँ, और ये मूर्ति उसी द्वार की रक्षक है। भीमा ने जैसे ही उस मूर्ति के हृदय पर हाथ रखा, जमीन कांप उठी, धूल उड़ने लगी। मूर्ति की आंखें धीरे धीरे खुली, उनमें लाल प्रकाश जगमगाने लगा। मूर्ति के सिर पर जड़ा मुकुट अब जीवित सा चमकने लगा। अरे वो वही मुकुट जो मृत्यु से भागेगा, वो जीवन का अधिकारी नहीं। बताओ राजन, तुम मुकुट चाहते हो या मुक्ति? विक्रम कुछ पल मौन रहे। मैं अमृतत्व नहीं चाहता, बस अपने वंश को मृत्यु की बेड़ियों से मुक्त कराना चाहता हूँ। मेरी उम्र विधाता ने जितनी लिखी है, मुझे बस उतनी ही चाहिए। लेकिन मुझे अपने कुल को बस इस श्राप से मुक्त करना है जो मेरी पीढ़ियों को लगा था। मूर्ति की आंखों की लाल रोशनी नीली हो गई। जमीन फिर से स्थिर हुई। तो उठाओ इसे, क्योंकि जिसने अमरता को ठुकराया वही उसे पाने का पात्र है। राजा विक्रम ने धीरे से मुकुट उठाया। मुकुट का स्पर्श ठंडा था, पर उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित थी। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में थामा, आसपास की हवा स्थिर हो गई। घाटी का आकाश अचानक साफ हुआ और दूर से एक चमकती हुई रेखा दिखाई दी। वह थी अमृत कुंड की दिशा। महाराज, मुकुट का प्रकाश खुद हमें मार्ग दिखा रहा है। कई जन्मों की तपस्या आज पूरी हुई, पर यात्रा अभी बाकी है। मुकुट मिल गया, अब उस अमृत कुंड तक पहुंचना है। तीनों पहाड़ों की ऊंचाई छोड़कर नीचे की घाटियों की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता अब स्वर्णिम था। महाराज, नक्शे के अनुसार यही अंतिम मार्ग है। तो तैयार रहो, हमें जल्द अमृत मिलने वाला है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, चारों ओर की भूमि पारदर्शी होने लगी, मानो नीचे अमृत की लहरें बह रही हों। हवा में मीठी खुशबू थी और अचानक एक दिव्य दृश्य सामने आया। एक झील जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ कमल खिला था। उसके केंद्र में था अमृत कुंड। देवताओं की शपथ, ये तो स्वर्ग से उतरा हुआ प्रतीत होता है। हाँ, यही वो जल है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। तीनों झील के किनारे पहुँचे, पर जैसे ही राजा विक्रम ने कदम आगे बढ़ाया, जल की सतह पर लहरें उठी और एक तेज स्वर गूंजा। अमृत पाने वाला नेक दयावान होना चाहिए, अन्यथा उसकी आत्मा में अगर खोट हुआ तो ये अमृत जहर का काम करेगा। अगर यही नियम है तो मैं तैयार हूँ। वो आगे बढ़े, मुकुट उनके हाथ में चमकने लगा। हर कदम के साथ कुंड की लहरें सुनहरी हो रही थी। राजगुरु और भीमा आश्चर्य से देख रहे थे कि विक्रम का शरीर अब रोशनी में बदल रहा था, पर उनकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी। श्राप का अंत हो गया, अब काल वंश जीवित रहेगा। उनका शरीर अमृत कुंड की रोशनी में विलीन हो गया। राजा विलीन हो गया। एक श्राप मिट गया। अमृत कुंड फिर शांत हो गया और मुकुट जल के भीतर समा गया। महाराज कहाँ गए? अगले ही पल राजा विक्रम जल के भीतर से वापस बाहर निकले और मुस्कुराते हुए बोले, श्राप आज काल वंश से मुक्त हुआ। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी गौरी और बेटे चिंटू के साथ रहता था। गोपाल अपने बेटे चिंटू के साथ मिलकर समोसे बेचता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। अच्छा गौरी, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। ठीक है, ध्यान से जाना और अगर साहूकार मिले
तो उसे ज्यादा बहस मत करना। हाँ गौरी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे समोसे का ठेला लेकर चौराहे की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर गोपाल अपना काम शुरू कर देता है। बस थोड़ी और मेहनत, फिर शायद आज की कमाई से गुजारा हो जाए। हे भगवान, आज का दिन अच्छा जाए। तभी गोपाल के बेटे चिंटू की नजर सामने से आ रहे साहूकार पर पड़ती है। चिंटू उसे देखकर घबरा जाता है। बाबा बाबा, मालिक आ रहे हैं, गली के साहूकार। गोपाल की आंखों में चिंता उतर आती है। तभी एक मोटे पेट वाला आदमी भारी मूछें और चमचमाते सोने के चेन पहनकर आता है। ये है गली का साहूकार सेठ धनपाल। ओ गोपाल, फिर से यही गली में ठेला लगा दिया। कितनी बार कहा कि ये जगह मेरी है, किराया देगा या ठेला उठवाऊं? मालिक, मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस यही ठेला है जिससे मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। ये गरीबी की कहानी मुझे मत सुना। पैसे ला, वरना ठेला हटवा दूंगा। गोपाल के चेहरे पर दुख और बेबसी साफ झलक रही थी। चिंटू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुप था। बाबा, हम हमेशा इनके ताने सुनते रहेंगे क्या? क्या करे बेटा, मेहनत के बावजूद भी कभी कभी परिस्थिति इंसान को झुका देती है। सेठ धनपाल ठेले की ओर बढ़ता है और एक समोसा उठाकर बिना पैसे दिए खाने लगता है। अरे वाह, स्वाद तो बढ़िया है, पर तेरी किस्मत खराब है गोपाल। देखता हूँ कितने दिन चलता है तेरा धंधा। वो ठहाका लगाते हुए चला जाता है। गोपाल और चिंटू उसे जाते हुए देखते रहते हैं। बाबा, हम इनको जवाब देंगे एक दिन। हम इतनी तरक्की करेंगे कि यही लोग हमसे उधार मांगेंगे। गोपाल चिंटू की तरफ देखता है। उसकी आंखों में कहीं एक उम्मीद की किरण चमक उठती है। इसके बाद शाम को दोनों बाप बेटे ठेला लेकर घर की ओर चल देते हैं। रात का समय, गोपाल का छोटा सा मिट्टी का घर कोने में एक टूटी हुई चौकी पड़ी थी, जिस पर गोपाल की पत्नी गौरी बैठकर खाना बना रही थी। चिंटू भी पास में ही बैठा था। गोपाल थके हुए चेहरे के साथ गौरी की ओर देखता है। गोपाल, क्या आज भी साहूकार आया था? हाँ गौरी, वो फिर से धमकी देकर गया है। कह रहा था कि जगह का किराया दे वरना ठेला हटवा दूंगा। गौरी, साहूकार इतना किराया मांग रहा है कि यदि हम उसे किराया देने लगे तो हमारे कुछ नहीं बचेगा। यह सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चूल्हे से रोटी निकालकर गोपाल की ओर बढ़ाती हैं। दिन भर मेहनत करते हो, लो 2 रोटी तो चैन से खा लो। गौरी, कब तक ऐसे चलेगा? कभी कभी लगता है कि किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। चिंटू, जो चुपचाप बैठा सुन रहा था, अचानक बोल पड़ता है। बाबा, हम किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से जीतेंगे। एक दिन हमारा नाम होगा और ये साहूकार खुद हमारे पास आएगा। गोपाल चिंटू की ओर देखता है। उसके आत्मविश्वास से भरे शब्द सुनकर उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। हाँ, तू सच कह रहा है बेटा। और हाँ बाबा, अगर समोसे इतने स्वादिष्ट हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें और अच्छा बनाना होगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। गौरी भी चिंटू की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। लेकिन बेटा, ये सब करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम अपनी मेहनत बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग। गोपाल और गौरी चिंटू की बातों को ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक उठती है। रात धीरे धीरे गहरी होती जाती है, लेकिन अब इस छोटे से घर में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी।
अगली सुबह गोपाल और उसका बेटा चिंटू ठेला लेकर चौराहे की ओर निकलते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचकर अपना काम शुरू करते हैं, तभी साहूकार वहां आ जाता है। साहूकार गुस्से में गोपाल को देखता है। ओए, तुझसे कितनी बार मना कर दिया कि यहाँ ठेला मत लगाया कर। किराया तो देता नहीं है और रोज फ्री में ठेला लगा लेता है। साहूकार जी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना गरीब आदमी हूँ और थोड़े बहुत समोसे बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। साहूकार जी, मैं दिन भर में मुश्किल से 250 रुपए कमा पाता हूँ। यदि उसमें भी मैं आपका किराया देने लगूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो ठीक है, यदि तुझे किराया नहीं देना तो अभी के अभी अपना ठेला यहाँ से हटा, नहीं तो आदमियों को बुलाकर तेरा ठेला यहाँ से फिकवा दूंगा। यह सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बाप बेटे अपना ठेला लेकर वहां से गांव की दूसरी ओर चलने लगे। बाबा, अब हम क्या करेंगे? चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है। कहीं ना कहीं कोई जगह मिल ही जाएगी। चलते चलते तभी गोपाल की नजर गांव के एक और चौराहे पर पड़ती है, जहां ज्यादा भीड़-भाड़ तो नहीं थी, पर ये जगह उसके लिए सुरक्षित थी। इसके बाद गोपाल अपना ठेला सड़क के पास पेड़ के नीचे लगा लेता है। चौराहे पर गोपाल का समोसे का ठेला लगा था। हल्की ठंड थी, लेकिन समोसे की गरम-गरम खुशबू हवा में घुल रही थी। गोपाल ताजे समोसे निकाल रहा था और चिंटू ध्यान से ग्राहकों को देख रहा था। कुछ लोग समोसे खरीद रहे थे, लेकिन बिक्री ज्यादा नहीं हो रही थी। चिंटू बेचैनी से इधर-उधर देख रहा था। तभी एक अमीर आदमी अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरता है। उसकी आंखों में घमंड झलक रहा था। ये था अजय प्रताप, पास के होटल का मालिक। वो इधर-उधर देखता है और अपनी घड़ी पर नजर डालता है। ओ समोसे वाले, इधर आ। जी मालिक, कहिए। सुन, आज मेरे होटल में शेफ नहीं आया और कुछ मेहमान आ गए हैं। समोसे बेचते हो ना? मुझे 50 समोसे अभी चाहिए। गोपाल और चिंटू हैरान रह जाते हैं। ये पहला मौका था जब किसी बड़े आदमी ने उनसे इतनी बड़ी समोसे की ऑर्डर मांगी थी। जी मालिक, अभी देता हूँ गरम-गरम समोसे। सुनो, याद रखना, अगर समोसे अच्छे नहीं हुए तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। गोपाल जल्दी-जल्दी समोसे तलने लगता है। चिंटू उसकी मदद करता है। जल्दी ही वे दोनों मिलकर समोसे तैयार कर देते हैं। अजय प्रताप समोसे का पहला निवाला लेता है। वाह, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। सुनो, तुम इसी प्रकार रोज मुझे समोसे देते रहना। इसके बाद वो गोपाल को पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये देखकर गोपाल का चेहरा खुशी से खिल उठता है। बाबा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसके बाद शाम को दोनों खुशी-खुशी घर पहुंचते हैं। रात का समय, छोटे से मिट्टी के घर में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। गोपाल, गौरी और चिंटू जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन साथ ही एक चिंता भी झलक रही थी। तो अब हमारे समोसे होटलों में भी जाने लगे। हाँ, और अगर हमने सही से काम किया तो शायद ये मौका हमारी जिंदगी बदल सकता है। बाबा, हमें बस जमकर मेहनत करनी होगी। हमें पहले से ज्यादा समोसे बनाने होंगे। पर इतने समोसे बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? तेल, मसाले, मैदा, ये सब चाहिए ना। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। गोपाल के घर की छत कच्ची होने के कारण बारिश की बूंदें तेजी से घर में गिरने लगती हैं। भगवान, ये क्या हो गया?
हमारा सारा सामान भीग रहा है। गोपाल, अब क्या होगा? गोपाल कुछ नहीं बोल पाता। आखिर वो इस बारिश में कर ही क्या सकता था। गांव के सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। गोपाल के परिवार को इस बारिश में ही पूरी रात बितानी पड़ रही है। सुबह को गोपाल अपने घर की छत को ठीक करता है। इसके बाद गौरी उससे कहती है, गोपाल, अब क्या होगा? समोसे का सारा सामान भीगकर खराब हो गया। गोपाल गहरी चिंता में पड़ जाता है। तभी उसका बेटा चिंटू बोल पड़ता है, बाबा, हमें उधार लेना पड़ेगा। दुकान वाले काका अच्छे आदमी हैं। अगर हम उनसे मदद मांगे तो शायद वे थोड़ा सामान उधार दे दें। अगर उधार लिया और होटल ने समोसे लेने बंद कर दिए तो कर्ज कैसे चुकाएंगे? गौरी, हमारे समोसे ही हमारी गारंटी है। मेहनत करेंगे और अच्छा काम करेंगे तो भगवान भी साथ देगा। गौरी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास झलक रहा दिखता है। गोपाल और चिंटू गली के नुक्कड़ पर स्थित एक छोटी किराने की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान का मालिक माधव काका पुराने और ईमानदार इंसान हैं। वे गोपाल को देखते ही मुस्कुरा देते हैं। अरे गोपाल, आज इतने सुबह सुबह क्या चाहिए? काका, थोड़ी मदद चाहिए थी। मैंने समोसे बेचने का काम शुरू किया और मेरे समोसे होटल में भी जाने लगे। लेकिन कल रात की बारिश से मेरे घर की छत टूट गई और सारा सामान खराब हो गया। काका, कृपया करके अभी थोड़ा सामान उधार दे दो। जैसे ही पैसे आएंगे पहला काम आपके कर्जा चुकाने का करूंगा। माधव काका थोड़ी देर सोचते हैं। चिंटू की उत्सुक आंखें उन्हें टकटकी लगाए देख रही थी। गोपाल, तू ईमानदार आदमी है और मेहनत से डरता नहीं। तुझे उधार देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर एक शर्त है। क्या शर्त है काका? बस इतना कि जब तेरा काम चल पड़े तो मेरी दुकान से ही सामान लेना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी शर्त है काका। आप हमें सामान दीजिए, हम वादा करते हैं कि आपको कभी धोखा नहीं देंगे। माधव काका हंसते हुए सर हिलाते हैं और गोपाल को सामान दे देते हैं। गोपाल काका का धन्यवाद कर और सामान लेकर घर की ओर चल पड़ता है। अगली सुबह चौराहे पर गोपाल के ठेले पर अब पहले से ज्यादा चहल पहल थी। अब गोपाल के ठेले पर अच्छे खासे ग्राहक आने लगे थे। तभी अजय प्रताप होटल का मालिक समोसा लेने के लिए वहां आता है। वो देखता है कि कई और बड़े ग्राहक भी गोपाल के ठेले से समोसे खरीद रहे थे। अजय प्रताप सोचता है, यदि इसी प्रकार इसका काम अच्छा चलता रहा तो एक दिन ये मुझसे भी आगे निकल जाएगा, जिस वजह से मेरा होटल बंद हो सकता है। कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। अजय प्रताप जल्दी से गोपाल से समोसे लेता है और अपने होटल पर पहुंचता है। तभी अजय प्रताप के होटल के सामने दो लड़के आते हैं। अरे रमेश, चल कुछ खाते हैं यार, भूख लग रही है। महेश, तूने नहीं सुना? हमारे गांव का गोपाल बहुत अच्छे समोसे बनाता है। चल वहीं चलकर कुछ खाते हैं, और वैसे भी इस होटल पर बहुत महंगाई है। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। ये देखकर अजय प्रताप गुस्से से भर जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो एक दिन बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। फिर वो गोपाल के खिलाफ साजिश रचने लगता है। सुनो, आज रात गोपाल के घर जाकर उसका ठेला तोड़ दो। बहुत उछल रहा है। मैं भी देखता हूँ कि ये समोसे कैसे बेचता है। रात का समय अजय प्रताप के आदमी चुपके से गोपाल के घर के पास जाकर उसका ठेला तोड़ देते हैं। फिर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब गोपाल घर से बाहर आकर अपने ठेले को देखता है तो वो पूरी तरह घबरा जाता है।
आखिर ये किसने किया है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? गोपाल की आवाज सुनकर गौरी और चिंटू दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ गोपाल? तभी गौरी की नजर ठेले पर पड़ती है जो बुरी तरह टूटा पड़ा था। ये देखकर गौरी बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्या होगा बाबा? तभी माधव काका जो अपनी दुकान पर जा रहे थे, उनकी नजर गोपाल पर पड़ती है। अरे गोपाल, क्या हुआ? माधव काका, देखो कोई कल रात मेरा ठेला तोड़कर चला गया। माधव काका यह देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं, गोपाल एक मेहनती आदमी है और अच्छे समोसे बनाता है। किसी ने जलन के कारण उसका ठेला तोड़ दिया होगा। गोपाल, तो चिंता मत कर, मेरी एक दुकान खाली पड़ी है। अगर तू चाहे तो उसमें अपने समोसे बेच सकता है। और सुन, जब तक तेरा काम अच्छा नहीं चल जाता, मैं तुझसे किराया नहीं लूंगा। माधव काका की यह बात सुनकर गोपाल के चेहरे पर थोड़ी शांति आती है। वो कहता है, काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ गरीब को सहारा दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस दुकान को अच्छे से चलाने की। इसके बाद अगले दिन से गोपाल माधव काका की दुकान में समोसे बेचने लगता है। धीरे धीरे गोपाल की दुकान चलने लगती है। अब ग्राहकों की भीड़ हर रोज बढ़ रही थी। गोपाल और चिंटू मिलकर खूब मेहनत कर रहे थे। गोपाल भैया, आज तो समोसे और भी बढ़िया लग रहे हैं। अब हमें होटल जाने की जरूरत ही नहीं, यहाँ के समोसे ही सबसे बढ़िया है। गोपाल और चिंटू गर्व से मुस्कुरा उठते हैं। तभी एक लड़का गोपाल की दुकान पर आता है। नमस्ते काका, मैं बबलू हूँ। आपके समोसे के बारे में बहुत सुना था, आज खाने आया हूँ। गोपाल मुस्कुराकर प्लेट में समोसे रखता है। बबलू पहला निवाला लेता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये समोसे तो सच में लाजवाब है काका। मैं एक रेस्टोरेंट चेन में काम करता हूँ और हम अपने मेन्यू में आपके समोसे जोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर शामू बहुत खुश होता है और कुछ समोसे बबलू को दे देता है। बबलू समोसे लेकर रेस्टोरेंट में पहुंचता है। मालिक, ये समोसे खाकर देखिए। रेस्टोरेंट का मालिक गुप्ता समोसे खाकर देखता है। वाह, ये समोसे तो लाजवाब हैं। कहाँ से लाए? साहब, ये समोसे हमारे गांव के गोपाल की दुकान के हैं। अच्छा, तो ठीक है। उससे कहना कि हमें रोज ऐसे ही स्वादिष्ट समोसे चाहिए। अगर ऐसे समोसे हमारे ग्राहक खाएंगे तो हमारा रेस्टोरेंट और अच्छा चलेगा। इसके बाद बबलू जल्दी से गोपाल की दुकान पर पहुंचता है और वहां पहुंचकर सारी बात गोपाल को बता देता है। गोपाल और चिंटू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं। ये उनके लिए एक और बड़ा मौका था। बाबा, अब हमारे समोसे पूरे शहर में बिकेंगे। लेकिन बेटा, इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना आसान नहीं होगा। आप मेहनती हैं काका, और आपकी मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगी। हम आपको हर संभव मदद देंगे। ये बोलकर बबलू चला जाता है। तभी वहाँ साहूकार धनपाल आता है। क्या बात है गोपाल, आजकल तो बड़ा बिजनेस कर रहा है। हाँ मालिक, भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। पर एक बात याद रखना, गरीब चाहे जितना ऊपर चला जाए, उसकी औकात वहीं रहती है। चिंटू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गोपाल उसे इशारे से चुप कराता है। मालिक, आदमी की औकात उसकी मेहनत और इज्जत से बनती है, ना कि पैसों से। सेठ धनपाल कोई जवाब नहीं दे पाता और गुस्से में वहां से चला जाता है।
गोपाल की आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठती है। चिंटू के चेहरे पर आत्मविश्वास छलकता है। अब उनका सपना और भी बड़ा होने वाला था। गोपाल माधव काका का भी सारा कर्ज चुका देता है। गोपाल का सफर एक ठेले से शुरू हुआ था, लेकिन अब वो अपनी खुद की दुकान और एक बड़े बिजनेस की ओर बढ़ रहा था। उसकी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष ने उसे सफलता की ओर पहुंचाया।